7:25। इंड AS 12 में जो इनकम टैक्सेस का है, इंड AS 12 में जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने, उसके अंदर कुछ तो मीनिंग्स डिस्कस किए थे। वो मीनिंग्स कुछ कुछ कौन कौन से थे? जैसे मैंने कहा, जब मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलूं तो आप क्या समझना, पीबीटी समझना। जब मैं टैक्सेबल प्रॉफिट बोलूं तो तुम क्या समझना, तब तुम टोटल इनकम समझना। हालांकि मुझे ये लगता है कि आप में से आधों को तो टोटल इनकम याद नहीं होगी। टैक्सेबल प्रॉफिट इज मोर क्लियर रेदर टोटल इनकम। आप में से कई बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, दफ्तर में जो कंपटीशन बनाते हैं उसके अंदर टोटल इनकम बोलते हैं उसको, ठीक है, वो बोलते होंगे जीटीआई या टीआई। तो बट फिर भी यहां उसको हमने टैक्सेबल प्रॉफिट नाम दिया हुआ है कि दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल प्रॉफिट। और हमने कहा कि इसके अलावा हमारा एक होता है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में क्या क्या चीज आती है? एक आता है करंट टैक्स और एक आता है डेफर्ड टैक्स। और हमारे पास करंट टैक्स का क्या मतलब है? फटाफट से बताओ। करंट टैक्स का मतलब है जो हमारे पास टैक्स है ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। और डेफर्ड टैक्स का क्या मतलब है? टैक्स ऑन टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्स ऑन टेम्परेरी डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब है सीए माइनस टैक्स बेस। सीए माइनस टैक्स बेस, इसको हम टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। बताओ, टेम्परेरी डिफरेंस दो तरह के कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, या ये हो सकते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब क्या है? ये हमारा फ्यूचर का टैक्सेबल प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शंस, यानी जो हमें फ्यूचर में टैक्स लगेगा। डिडक्टेबल का क्या मतलब है? ये हमारी फ्यूचर की टैक्स डिडक्शंस है, डिडक्शंस टू बी अलाउड, यानी जो सरकार हमको आगे फ्यूचर में डिडक्शन देगी उसे हम डिडक्टेबल बोलते हैं। टीटीडी से क्या बनता है? इससे डीटीएल बनता है। डीटीडी से क्या बनता है? इससे डीटीए बनता है। ये हमने आपके साथ बातें करी। टैक्स बेस का क्या मतलब है? टैक्स बेस का मतलब है वैल्यू एट्रीब्यूटेड एज पर टैक्स लॉज। टैक्स लॉज ने जो वैल्यू निकाल रखी है, ये मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, इस पर हमने धीरे धीरे बातें करनी है। मैंने कहा इसके लिए हम किसको रेफर करते हैं? फटाफट से बताओ। हम टैक्स बेस के लिए किसको रेफर करते हैं? इसकी रेफरेंस होती है टैक्स रिटर्न्स। हम रिटर्न्स से इसकी वैल्यू को रेफर करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। टैक्स बेस हमें अपने पास किसका निकालना पड़ता है? टैक्स बेस इज कैलकुलेटेड फॉर एसेट्स एंड फॉर लायबिलिटीज। एसेट्स के टैक्स बेस का मैंने समझाया नहीं, पर मैंने फॉर्मूला बता रखा है, पढ़िए और मुझे बताइए। टैक्स बेस का टैक्स बेस फॉर एनी एसेट, एग्जाम्पल में फॉर लेटर से पीपीई, जैसे पीपीई एक एग्जाम्पल है। इसका टैक्स बेस का क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्यूचर की डिडक्शन अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स, अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट में कितनी डिडक्शन मिलेगी उसको हम टैक्स बेस बोलते हैं। मैंने एक बात और भी लिखी हुई है जो समझाई नहीं है, क्या मैं यहां इस चार्ट में लिख दूं उस बात को भी? नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस, मैंने इसकी बात अभी तक नहीं की है, इज इक्वल टू सीए इज इक्वल टू टीबी। जहां कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हैं वहां पर हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस। मैंने अभी रेड पेन वाला आपको समझाया नहीं है, और लायबिलिटी की तो मैंने डेफिनेशन भी नहीं लिखवा रखी है, इसके तो नोट्स भी पेंडिंग है। इसका मतलब मैंने यहां तक की बातें आपके साथ बताई। फिर मैं आपके पास एक और भी चर्चा की। मैंने कहा भाई करंट टैक्स के बारे में बात करें कि करंट टैक्स जो होता है, करंट टैक्स बेसिकली क्या है।
तो हमने कहा ये हमारे पास ये एसेट भी हो सकता है, ये हमारे पास लायबिलिटी भी हो सकती है एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। ये टैक्स लॉज के हिसाब से हो सकता है। क्या इन्हें ऑफसेट कर सकते हैं? मैं भूल गया। क्या हम करंट टैक्स एसेट को और करंट टैक्स लायबिलिटी को ऑफसेट कर सकते हैं? मेरे को याद नहीं आ रही, आप बताओ। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए हमारे पास लीगली इन्फोर्सेबल राइट है तथा हम इंटेंड करते हैं टू सेटल ऑन नेट बेसिस, आमतौर पे ये दोनों शर्तों को चेक करने के लिए बेहतर है कि इसकी एक ही कंडीशन को याद रखा जाए। वो कंडीशन क्या है कि जब ये सेम एक्ट में होते हैं, सेम गवर्निंग लॉ, तो तब इन दैट सिचुएशन ऑफसेट कर देते हैं, अन्यथा नहीं। क्या इंड एस 12 हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट पर लगता है, इनकम टैक्सेस पर लगता है? द आंसर इज यस। ये किस पर अप्लाई नहीं होगा? ये किन पर अप्लाई नहीं होगा? ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस पर अप्लाई नहीं होगा। क्या इनकम टैक्स इंडिया के भी हो सकते हैं जिसे हम डोमेस्टिक बोलते हैं, और ये इंटरनेशनल भी हो सकते हैं? द आंसर इज यस, ये इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। देयरफॉर ये सेम गवर्निंग लॉ का क्या मतलब है कि दोनों इंडिया वाले हो या दोनों पाकिस्तान वाले हो या दोनों यूएस वाले हो तो सेटअप हो सकता है, अन्यथा ये सेटअप नहीं होंगे, अन्यथा ये दोनों अलग अलग शो किए जाएंगे। हम इनको मेजर कैसे करते हैं? हम करंट टैक्स को मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर कैसे करते हैं? मेजर करना बड़ा आसान है, जो आप अपने टैक्स की क्लासेस में करते थे वही देखते हैं। यह है टैक्स पेबल एज पर टैक्स लॉज विच हैव बीन इनेक्टेड। बताओ ये कब तक इनेक्टेड हो जाने चाहिए? इनेक्टेड बाय रिपोर्टिंग डेट्स। जो रिपोर्टिंग डेट तक इनेक्ट हो गए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या इनेक्ट के अलावा कोई और वर्ड भी आता है? द आंसर इज यस, सब्सटेंटेटिवली इनेक्टेड। यानी जो लगभग बन गए हैं। सब्सटेंटेटिवली का मतलब क्या हो गया? लगभग बन गए हैं। ठीक है, इसमें क्या कोई और भी चीज आती है? हां, अगर कोई भी अनाउंसमेंट्स हैं which are almost certain, भाई कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ जाए जो लगभग सर्टन है तो हम उसका भी टैक्स इफेक्ट अपने पास डाल देते हैं। क्या टैक्स पेबल के अंदर ये इनकम टैक्स भी हो सकता है? ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, जो आपका 234 ABC की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉस के अंदर भी आता होगा इंटरेस्ट, तो मैं उनके सेक्शन को कोट नहीं कर सकता हूं, बट आई एम टॉकिंग द इंटरेस्ट एज पर टैक्स लॉस। ठीक है, ऐसे ही फाइन्स भी हो सकते हैं, ऐसे ही पेनल्टीज भी हो सकती हैं, ऐसे ही कोई और भी ड्यूज आपसे मांगे जा सकते हैं। एनी अदर ड्यूज। हम अपने पास जो करंट टैक्स है उसे चार्ज कहां करते हैं? हम उसे चार्ज करते हैं P&L में। हम जब इसे चार्ज करेंगे P&L में तो उसका सेकंड इफेक्ट कहां पर दिखाएंगे? उसका सेकंड इफेक्ट दिखाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसे कहां पर दिखाएंगे? ये हमारे पास प्रोविजन में आता है, दिस इज नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती है, यानी कॉन्ट्रैक्टेड लायबिलिटी नहीं होती है। ये हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी में आपके पास ना जाकर के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में शो किया जाता है। हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ही चार्ज करते हैं, का मतलब ये कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ही अल्टीमेटली टैक्स एक्सपेंस के अंदर ये जाकर के रिकॉग्नाइज हो जाता है। क्या यहां तक की बातें हमने कर ली? फिर उसके बाद हमने आपको कहां से स्टार्ट कर दिया? हमने कहा भाई अब इसके बाद हम डेफर्ड टैक्स की बात करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो हो गया हमारा करंट टैक्स और एक हो गया हमारा डेफर्ड टैक्स, तो मुझे यही दो बातें बतानी है। तो डेफर्ड टैक्स के अंदर आकर के मैंने क्या किया? मैंने डेफर्ड टैक्स पर आकर सबसे पहले एक एसेट से स्टार्ट कर दी। मुझे लायबिलिटीज की बात भी करनी है और एसेट की भी बात करनी है, और मैंने अपने पास
एसेट में सबसे पहले कौन सा एसेट उठाया है? मैंने सबसे पहले पीपीई का एसेट उठाया। मैंने कहा साहब आपको अपने पास पीपीई के बारे में बात करनी है, और मैंने इसके अंदर आपको कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाई। मैंने आपको यह बताया कि पीपीई के अंदर हम काम कैसे करते हैं, सीए माइनस टैक्स बेस, और फिर मैंने आपको उसका एक प्रोसेस बताया, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, विच इज टीटीडी और डीटीडी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रेट ऑफ टैक्स के साथ, तो क्या निकल आता है हमारे पास? डीटीएल मान लेते हैं, डीटीए भी हो सकता है, इसमें से माइनस कर देते हैं ओपनिंग डीटीएल, तो क्या निकल आता है? चार्ज। ये चार्ज हमारा कहां जाएगा? ये चार्ज हमारा पीएनएल में जाएगा। ये हो सकता है चार्ज ओसीआई में जाए, ये हो सकता है चार्ज हमारा सोकी के अंदर डायरेक्टली जाए, ये हो सकता है हमारे पास चार्ज बिजनेस कॉम्बिनेशन में जाए। अभी फॉर द टाइमिंग इनके बारे में मैंने बात नहीं करी है। मैंने कहा अगर कोई रीवैल्यूएशन हुआ है तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट ओसीआई में डालना, बाकी बैलेंस सारा का सारा इफेक्ट कहां पर डालना? प्रॉफिट एंड लॉस में डालना। इसे हम एक शीट के रूप में तैयार कर लेते हैं। यही मैंने आपके साथ अभी तक बातें करी है। स्टिल रेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इज ड्यू विच इज टू बी डिस्कस। तो मैंने अपने पास एक बार थोड़ा सा इसे कॉम्पैक्ट करने का प्रयास किया ताकि आप लोग इसको समझ पाएं। और समय हो गया है 7:36। तो शशि, मैंने पहले समय बोला था 7:25, अब मैंने बोला 7:36। यहां का वीडियो काट करके एक बार एलएमएस पर डाल देना, ठीक है?